देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। पहली खबर, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। पिछले 7 महीनों से ज्यादा वक्त से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। वहीं आज गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर एक नेता का स्वागत करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के काले झंडों में दिखाए और साथ में फिलहाल गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामे के दौरान कई गाड़ियां तोड़ी गई हैं। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर अधिकारी मौजूद हैं। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सड़क पर मंच होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी मंच पर आ जाएगा। अगर आना ही है तो बीजेपी छोड़कर आ जाएं। जो कब्जा करने की कोशिश करेगा उसके बक्कल उधार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं धमकी दे रहा हूं, मंच पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में उन्हें कहीं आने नहीं दिया जाएगा। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये उनकी कोशिश थी कि वो मंच पर झंडा लगाएं और अपने नेता का स्वागत करें। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे लोगों ने किसी की गाड़ी पर पत्थर नहीं चलाए। अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसकी गाड़ी नहीं निकलने दी जाएगी। यहां पर गोला लाठी का सामान तैयार है। जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता मंच की तरफ आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी है, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहां मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। तो ये हो यार, थोड़े तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। मतलब अगर बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत होगी, ताकत होगी कि वे तलवार भी खोज कर ले जाएंगे। अगर तलवार होती तो तलवार, किसी के हाथ से तलवार खुजती है? तलवार तो जो गाड़ी में छुपा कर जावे वही दिखाता है, लेकर भाग जा। ये पूरा 3 दिन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हर रोज आते हैं, यही पानीपत टोल पर आ रहा है। मतलब एक ही तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं। गाली गलौज भी हुआ, मार पिटाई भी हुई। वे गाली तो दे रहे थे जब भी, तो इधर से लोग गए वहां पे। उसने कहा पुलिस तो उन्हीं की है। पुलिस किसकी है? उन्हीं का तो साथ देती है पुलिस। भाई 28 तारीख में भी तो पुलिस यही थी। ये गुंडों को आज्ञा करके ये करते हैं और कुछ नहीं करती पुलिस। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी ये है कि उनको गिरफ्तार करो उनको। और आज के इसी विवाद को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डंपी पहलवान महासचिव हैं हरियाणा किसान भारतीय किसान यूनियन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। डंपी पहलवान, आज जो किसानों पर ये जो हमला किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? डंपी पहलवान, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? डंपी पहलवान की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन आज की तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दुर्भाग्य इसलिए कि किस तरीके से किसानों के ऊपर यह हमला किया गया है, किस तरीके से लाठी डंडों से यह हमला किसानों पर किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया, क्योंकि बीते 3 दिनों से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर हर रोज इसी तरह की किसी साजिश में जुटे थे। और आज उन्होंने किसानों के ऊपर हमला बोल दिया। तलवार को लेकर भी बात कही जा रही है, लाठी डंडों को लेकर बातचीत कही जा रही है। साथ में यह कहा जा रहा है कि कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। इसको लेकर चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किसान नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं किसान नेताओं की हम बात करें तो वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ और ज्यादा चर्चा करने के लिए संजय आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। संजय आहूजा जी, आज जो हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? संजय जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? संजय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखिए आप।
और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी के नेता और किसान आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर जो हाथापाई करते नजर आ रही हैं। तस्वीरें इसलिए भी ज्यादा चिंतक हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीते 7 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, उन सब के बीच में इस तरह के कई बार हादसे हुए हैं, कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई है। अगर किसान नेताओं की हम बात करें, वो कहते हैं कि यह हमला बीजेपी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत कराया जा रहा है। तो वहीं अगर हम किसान नेताओं के ऊपर की बात करें बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी का यह कहना है कि किसान नेता चाहते हैं कि इस तरीके से ही हिंसा भड़काई जाए, लोगों को भड़काने का काम और गुमराह करने का काम किसान नेता कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ किसान नेता डंपी पहलवान जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। डंपी पहलवान, आज का ये जो हमला हुआ है किसानों पर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो, किसानों पे अभी यहाँ का तो अभी पूरा मेरे संज्ञान में नहीं, अभी मैंने न्यूज पे देखा है। और जो कल मैंने पानीपत की वीडियो भी मेरे पास ये क्या नाम है परसों की, जैसे मैं चंडीगढ़ से आ रहे थे तो वहां पर हर तीसरे दिन 20-25 जाते हैं और ये संघ के आरएसएस के भेजे हुए हैं और वहां जाकर गलत नारे लगाते हैं, झंडे लेके जाते हैं। और इसी प्रकार की घटना यहाँ करते हैं। कभी टीकरी बॉर्डर पे आते हैं, 10-20 आदमी जबरदस्ती भीड़ की तरफ अपने आप घुसते हैं और ये भेजे हुए हैं, ये दंगा भड़काने की सोचते हैं, ये किसानों को उकसाने की सोचते हैं। और किसान शांति प्रिय अपने आंदोलन पर बैठे हैं, उसको क्यों छेड़ रहे बार बार? जी ठीक है, हमारे साथ संजय आहूजा जी जुड़ चुके हैं डंपी पहलवान जी, उनसे कमेंट ले लेते हैं। संजय आहूजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। संजय आहूजा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। आहूजा जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो गाजीपुर पर आज स्थिति हुई, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, क्या अब किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए इसी तरीके के हमले करवाए जाएंगे? मैं निश्चित तौर पर इस चीज की घोर निंदा करता हूँ और मैं डंपी पहलवान जी से गुजारिश करता हूँ कि हमारा संविधान हमारे को अधिकार देता है अपनी बात रखने का जी, लेकिन ये किस तरह का मतलब अधिकार यूज कर रहे हैं। जब भी कोई नेता या कोई कार्यकर्ता हमारा किसी भी प्रोग्राम में जाता है उसका ये विरोध करने पहुंच जाते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करे तो ठीक, गालियां देना कौन सा उचित बात है? ये आंदोलन मतलब किस दिशा में जा रहा है? शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है वो देश देख रहा है, लेकिन जिस दिशा में जा रहा है उसको रोकने के लिए आप तलवार चलाएंगे, आप पत्थर चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। मैंने पहले बताया आपको, ये बात मैंने मेरा शुरू का कमेंट यही था कि हमारा संविधान हमारे को अधिकार देता है कि हम अपना एजुकेशन अपना शांतिपूर्ण ढंग से करें। लेकिन अगर कोई भी उपद्रव के रूप में काम करेगा तो क्या सरकार मुक्त दर्शक बन के बैठी रहेगी? तो उसको तो संजय आहूजा जी, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे वो कहाँ के अधिकारी थे? कौन से सरकार के नुमाइंदे थे वो जो वहां पर पहुंचकर किसानों के ऊपर इस तरीके से लाठियां चलाते नजर आ रहे हैं? वो तस्वीरें हमारे पास हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि तलवार से हमला किया गया। वो तलवार वहां पर क्या कर रही थी? गलत, मैं बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये जी। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ कि आपने जो वीडियो आपके पास है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कौन है। ये जो काम है ये किसान नेता, किसान के रूप में जो बैठे हैं ये हमारे विपक्षी लोग वो ये काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए संजय जी, देखिए आप विपक्षी की बात कर रहे हैं, मैं डंपी पहलवान जी का इस पे रुख कर लेता हूँ। और जो तमाम बातें आपने कही हैं डंपी पहलवान जी, तमाम बातें आपने सुनी और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन पर बैठे हैं वो विपक्षी लोग हैं, वो किसान नहीं मान रहे। आहूजा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे को पास जी कांग्रेस को कुछ बोले हमारे को कोई आपत्ति नहीं, ये ममता को किसी को भी कुछ बोले हमारे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे से बात करनी है तो ये ध्यान में रखे 85 करोड़ किसान परिवार जो किसान धरना है, 85 करोड़ किसान परिवार की सहमति से धरना चल रहा है और सभी की आहुति इसमें है। ये पूरा किसान समाज है, ये पूरे देश के किसान समाज है। इन लोगों ने ये देख लिया, पहले ये करते थे 1-2 स्टेट का आंदोलन है, अब इन लोगों ने ये भी देख लिया कि ये पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में आंदोलन है। हर जगह हमने अपना रोष प्रकट किया 26 तारीख को और ज्ञापन सौंपने का काम किया हर जगह राज्य भवनों में। और इन लोगों ने ये देख लिया और हमारे को पार्टी न माना जाए। मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा हमारे को लेकिन डंपी पहलवान जी, ये धमकी जायज है? बक्कल उतार देंगे क्या?
ये धमकी ठीक है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी आएगा उसका बक्कल उतार देंगे। उसका क्या इलाज होगा? कोई किसी के घर में घुसेगा आके दिन में रात में कभी भी एकदम कोई किसी के घर में घुसेगा तो उसका फूल माला डाले, क्या करें आप बताओगे वो काम करेंगे? कोई ऐसे ही किसी के घर में घुसेगा और गाड़ियां करेगा तो उसका क्या करना चलिए ठीक है, किसी दूसरे के घर में घुसेगा तो उसका इलाज क्या होगा? डम्पी पहलवान जी जवाब ले लेते हैं। संजय हमारे साथ हैं, संजय ऊजा जी जवाब दीजिए। वही करेंगे, बिल्कुल तो ये बताएंगे ना वही मैं इस करेंगे। पक्ष में नहीं हूँ कि किसी के घर में घुसने ऐसी बात करनी चाहिए। क्या किसान को भी ये शोभा देती है चीजें कि कोई किसी के गोटा निभाने जा रहा है तो उसके भी वो वहाँ से विरोध करे, किसान वहाँ जाके लाठीचार्ज करे? सुनिए डम्पी जी, आप देखिए, आपने भाई बात करी तो मेरे को बात रखने दो अपनी। क्या नेक्स्ट पानी जी की गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा? आप विरोध करिए ना, आपको किसने का विरोध करने से मना किया? हमारे को संविधान हमारा अधिकार देता है विरोध करने का। नहीं संजय ऊजा जी, विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है और इसी वजह से आज तक किसान विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। लेकिन उस आंदोलन के बीच में घुस करके बीजेपी के कार्यकर्ता वो झंडे लेकर पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, झंडों की वो तस्वीरें। अब आप चाहे माने या ना माने कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है, तो मानकर चलिए कि होता क्या ये अनुमान लगाना आसान है कि वहां पर आंदोलन में जो भी कोई बीजेपी के झंडे लेकर घुसेगा, चाहे मानसिकता कोई भी हो, हंगामा होना है। मोहित जी, मैं इस पक्षधर में नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी को हो या अन्य दल का हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसान हो, कि उपद्रव करना गलत बात है। शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीजें होनी चाहिए। मैं इस पक्षधर में नहीं हूँ, हमारी पार्टी इस पक्षधर की नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह का उपद्रव करता है तो वो हमारी पार्टी से नहीं हो सकता। बस मैंने आपसे ये बात, आपके नेता का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे कार्यकर्ता, और जो राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये 3 दिन से लगातार इसी तरीके से आ रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे, और आज इन्होंने इस चीज को अंजाम दे दिया। और इसी तरीके का काम पानीपत में कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं पानीपत में कर रहे हैं। डम्पी पहलवान करें तो पानीपत में भी यही चीजें हो रही हैं। यानी कि आंदोलन अगर प्यार से नहीं उठ रहा है, सरकार से नहीं उठ रहा है, पुलिस से नहीं उठ रहा है, तो लाठी डंडों से उठेगा। मैं अपने हरियाणा प्रदेश की बताऊंगा, मैं खुद पानीपत में, डम्पी जी जवाब ले लीजिए। पानीपत में कर रहे हैं और इसी तरीके से इन लोगों ने, ठीक है डम्पी पहलवान जी जवाब दे रहे हैं संजय ऊजा जी। जी ये लोग क्या करते हैं? अभी चंडीगढ़ में जो हमारा रोज प्रदर्शन था, तो वहाँ पे एक सिंगर है सोनिया मान, वो पूरे दिन पूरे दिन हमारे साथ थी सोनिया मान। उसको घर पे भी हमने ड्रॉप किया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया कि ये चंडीगढ़ में थी। बल्कि वो नहीं, ठीक है डम्पी पहलवानी, वो जवाब दे रहे हैं। संजय ऊजा जी, एक छोटा सा सवाल सर ये होगा कि किसान आंदोलन जहां पर चल रहा है वहां जाने का मतलब क्या है? बीजेपी नेता का, बीजेपी कार्यकर्ता का वहां जाने का अर्थ क्या है, जब आपको पता है कि जो हंगामा इतने दिनों से चल रहा है कुछ भी हो सकता है? मैंने आपसे पहले आग्रह कर लिया, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है जो वहाँ जाकर किसानों के बीच में कुछ उपद्रव करते हैं। मैं पहले इस चीज को खारिज कर चुका हूँ। ठीक है, इस चीज का तो कभी नहीं बनता, मेरी बात का तो कोई सवाल नहीं बनता इस चीज का। तो ठीक है, नहीं ठीक है, आपका जवाब एकदम ठीक है और यही अनुमान भी था। डम्पी पहलवान जी वो इनकार कर रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सवाल एक मेरा भी होगा, वो ये होगा कि चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हम किसान है सर, बड़ा दिल दिखाना था, हाथापाई की जगह उनको बैठकर स्वागत करते, उन्हें समझाते अपनी समस्याओं को। अंतिम कमेंट होगा डम्पी पहलवान जी। इस तरह की हरकत इन्होंने 28 तारीख को भी इसी तरह की हरकत बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं ने की थी और हर जगह ये ऐसे ही करते हैं। अभी पानीपत में लगातार, मैं अपनी बताने लग रहा है, हरियाणा प्रदेश की पानीपत में लगातार 4 बार ऐसी घटना हो चुकी। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। इस तरह की यहाँ पे इन पे लगाम लगाने का काम हमारे पुलिस प्रशासन का था। ठीक है संजय ऊजा जी, मुझे माफ कीजिए, आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया मैं समय की कमी के चलते, लेकिन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तस्वीरें गवाह हैं, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है और वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, हालांकि इसको लेकर भी एक विवाद है कि वो बीजेपी के लोग थे या बीजेपी का झंडा लेकर कोई ऐसे लोग थे जो वहां पर इस तरह के हंगामा कराना चाहते थे। रुक करते हैं दूसरी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि मुआवजा कितना होगा
ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों में 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो चुके हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों से जवाब भी तलब किया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसके बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर है। हलफनामा दायर हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा। और इसी को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। एलएस बिंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। आज जो सुनवाई हुई है सर, जो कोरोना के चलते जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके परिजनों को लेकर, मुआवजे को लेकर सुनवाई हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तकरीबन 4 लाख डेथ जो है वो हुई हैं, और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है बहुत अच्छा, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये फैसला सरकारों को लेना चाहिए जो जुडिशरी ये फैसला ले रही है, क्योंकि सेक्शन 12 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है इसका पूरा प्रोविजन है कि जो भी डिजीज है उनको जो है पैंडेमिक के दौरान जो है उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो है सरकार, कोर्ट ने जो है इसका फैसला सरकार के ऊपर छोड़ा है कि जो है ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये अमाउंट कितना है, और 6 हफ्ते में गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए इसके अंदर कहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेथ्स हुई हैं उसमें बहुत सारी जो बॉडीज हैं उनको सीधा हॉस्पिटल से क्रिमिनेशन ग्राउंड पे भेज दिया गया है, जिसमें उनके कॉज ऑफ डेथ भी मेंशन नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिनको जो है वो बॉडी सौंपी नहीं गई और जिनको कॉज ऑफ डेथ भी नहीं लिखा गया उनके सर्टिफिकेट पे। तो ये एक चैलेंज है जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि इसके अंदर जो है उसको देखा जाए। जी, मैं एज ए लॉयर मेरा एक सजेशन ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने जो हलफनामा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है कि उन्होंने कि 4-4 लाख रुपए जो मांगा था मुआवजा के, 4-4 लाख रुपए पटिशनर ने बोला था कि मुआवजा दिया जाए, कि इतना फिजिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए इतना लोगों को मुआवजा देना। अगर मैं कहता हूं कि जो भी एक अमाउंट गवर्नमेंट तय करती है, उसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं या उनको और दूसरी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं इसके अंदर। लेकिन अपिंदर साहब, क्योंकि हमने देखा कि पहले हलफनामे में किस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते या हम इस तरीके से लोगों की इस तरीके के आर्थिक मदद नहीं कर सकते, इससे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो नुकसान होगा, हमारा बहुत ज्यादा बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। अब ऐसे में दोबारा से अगर कोर्ट को यही जवाब मिलता है केंद्र सरकार से, तो क्या रास्ता कोर्ट के सामने है? क्या आदेश दे सकती है कोर्ट? सर, कोर्ट के सामने सारे रास्ते खुले हैं। गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। मेरे को कहते हुए बहुत खराब लग रहा है इस चीज का कि दूसरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कंट्री के अंदर चल रहे हैं, जो पहले भी कंट्रोवर्सी का जिनमें कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जैसे कि ये आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है या और दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को उनको रोका जा सकता है। मेरे पहले भी आपके साथ इस बारे में बात हुई थी और मैंने पहले भी ये कहा गया था कि मैंने स्टेटमेंट दिया था कि लोग हैं तो देश है, लोग हैं तो सेंट्रल विस्टा है, लोग हैं तो इंडिया गेट है, लोग हैं तो कुतुब मीनार है। जब लोग ही नहीं है तो देश कहाँ से बनेगा? आप उन लोगों को बचाओ जो बचा सकते हो, जो बेचारे चले गए हैं उनके परिवारों को तो आप बचा लो। लोगों के पास पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, लोगों के पास घर में काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो लॉयर हो, सीए हो, लोगों के पास काम नहीं है।
तो गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास बहुत फंड्स हैं। उन फंड्स को जो है दूसरी जगह जाने से रोक करके उन फंड्स को यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की इंटेंशन साफ होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले आपको यही बात बोली थी कि जो ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज इनिशिएटिव लिया है, मैं इसका बहुत वेलकम करता हूँ। मेरे को बड़ी प्राउड होता है कि मैं एक ऐसी जमात को बिलोंग करता हूँ, एक ऐसी फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इस किस्म की चीजें होती हैं। ये सब सरकारों का काम है जो कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद एलएस बिंद्रा साहब अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और हमें इस मामले में और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझाने के लिए। रुक करते हैं आज की तीसरी खबर का। कोरोना संकट में जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए दिन लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर एक और बोझ पड़ने जा रहा है। 1 जुलाई यानी कि गुरुवार से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होने जा रहा है। कल से ही देश के सभी राज्यों में नए रेट के साथ अमूल दूध मिलेगा। अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और ज्यादा महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई से दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में अमूल दूध महंगे दाम में मिलने लगेगा। करीब 1.5 साल के बाद जब अमूल की ओर से ये दाम बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण पिछले करीब 1.5 साल से लोगों के कामकाज पर काफी असर पड़ा है। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका है और इसके साथ ही इसके दाम अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर दूध के रेट पर भी पड़ता दिख रहा है। लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच लगातार बाजार खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के रोजगार पर जारी संकट के बीच बढ़ती महंगाई एक नया चिंता का विषय पैदा कर रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, अमूल दिल्ली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हर परिवार का, हर घर का, क्योंकि दूध की हर सुबह वहां पर जरूरत होती है, शाम को जरूरत होती है। 2 रुपए महंगा होने जा रहा है, क्या असर पड़ेगा दिल्ली पर? देखिए उनको भाई, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बिल्कुल होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, सब्जियां हो या फिर और चीजें हो, दालें हो, लगातार कहीं ना कहीं इसके दाम बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कल अमूल की तरफ से भी कहीं ना कहीं ऐलान किया गया है कि 2 रुपए लगभग जो पेट्रोल के जो दूध के जो दाम है वो लगभग बढ़ा दिए जाएंगे। तो देखना होगा इसका असर कितना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारों को कहीं ना कहीं जो टैक्स है, यानी कि पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स होता है वो कहीं ना कहीं सरकारें कम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जनता के ऊपर महंगाई का मार जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी और राजीव तिवारी, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, लोगों को नौकरियां उनकी जा रही हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कीमत अमूल की बढ़ रही है, बाकी प्रोडक्ट्स की भी जो कीमत बढ़ेगी, ये और ज्यादा कमर तोड़ने का काम करेगी। सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अमूल की, तो अमूल के बाद में लगभग क्या कहते हैं मदर डेयरी भी अपना दाम बढ़ा सकता है। तो इससे दाम जारी रहते हैं कि जनता की जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। मगर सरकारों की तरफ से अभी तक कोई भी राहत नहीं दी जा रही है, ना ही राज्य सरकार की तरफ से और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लगभग डीजल और पेट्रोल से ही चलता है और कहीं ना कहीं जो उसके जो असर है वो जनता की अब रसोई पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी लेकिन राजीव, क्या लग रहा है कि सरकार को ऐसे में कदम उठाने की जरूरत है? कम से कम तेल की कीमत कम हो जाए तो उससे लोगों को फर्क पड़ेगा, उनको थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से, अगर पेट्रोल डीजल के दामों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट की जाती है तो कहीं ना कहीं जनता को काफी बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और लगभग कोरोना काल के अंदर जो सब्जियों के दाम थे वो भी बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं जनता जो है तो बिल्कुल परेशान थी। मगर अब अमूल के बाद में लगभग मदर डेयरी या फिर और भी जो डेयरियां हैं वो लगभग दूध के दाम बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो जनता की जो परेशानियां है वो बिल्कुल बढ़ सकती है। मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो जनता की जो परेशानियां है वो बिल्कुल बढ़ना लाजमी है। जी राजीव, आपकी लोगों से बातचीत हुई, गृहिणियों से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? क्या वो नाराजगी जता रहे इस तरीके से बढ़ती कीमतों पर? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि सरकारों को सोचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो आने वाले समय है वो चुनाव का समय है और कहीं ना कहीं सरकारों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। मगर देखना होगा जनता की जो गुस्सा है वो कब तक उनको सरकारों को गिरना पड़ेगा। मगर सरकार जो है अभी तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ाती चली जा रही है और उससे कहीं ना कहीं जितना
पे 2 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, आज तो 50 रुपए का ही पेट्रोल डलवा रहे हैं। और वही चीज घर की रसोई के अंदर भी देखने को मिल रही है कि तो पहले दालें खरीदी जाती थी, सब्जी खरीदी जाती थी, वो लगभग 1 किलो खरीदी जाती थी, मगर 250 ग्राम से ही गुजारा करने की मजबूर हो चुका है। जी, जिस तरीके से लगातार खाद्य सामग्रियों की हम बात करें, उनके जो दाम बढ़ रहे हैं, कितनी चिंता की बात है आम आदमी के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी लगातार जो परेशानियां बढ़ती जा रही है कोरोना की वजह से, लोगों की नौकरी जा रही है, उनके जो व्यापार हैं वो चौपट होते नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। कितनी चिंता की बात है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझिए कि कोरोना काल के अंदर लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस चलेगा, बिल्कुल बिजनेस 0% यानी चौपट पर आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं उसकी जो परेशानियां हैं वो जनता के ऊपर बिल्कुल पड़ रही थी। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना काल के बाद जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लगभग 30 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए, उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है। और जनता शायद आने वाले चुनाव के समय में अपना गुस्सा भी सरकारों को दिखा सकती है। जी, एक और बात समझने की हम कोशिश करें कि लोग क्या कह रहे हैं इन बढ़ती महंगाई को लेकर, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर अमूल दूध के दाम हो या फिर खाने वाले जो तेल है, सरसों के तेल है, खाद्य सामग्री है, चीनी है, दाल है, उनके दामों को लेकर आम आदमी जो है वो क्या कहता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे महंगाई जो जनता की जेबों पे के साथ साथ रसोई पे पड़ती नजर आ रही है, और आपको कहीं ना कहीं जो कटौती कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य इंसान जरूर खड़ा करता है। जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है, और जनता कहीं ना कहीं यही चाहती है सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, ताकि जो और जरूरत की चीजें हैं उन पर भी दाम कम हो सके। मगर जिस तरीके से आप अमूल के दाम बढ़ाए गए हैं, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मदर डेयरी के साथ साथ बढ़ा सकता दाम, और कहीं ना कहीं जनता की जेबों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो आने वाले चुनाव के समय देखने को मिल सकता है। मगर अभी भी जनता यही सोच रही है कि सरकारें कुछ राहत देगी, मगर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी, लोगों को सरकार राहत किस तरीके से दे सकती है राजीव, की लोगों को राहत भी मिल जाए, सरकार के ऊपर भी जो वो लगातार बजट फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी असर ना पड़े, तो सरकार के सामने रास्ते क्या नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, अगर दोनों ही पेट्रोल डीजल के अंदर अपनी अपनी कटौती करके जाए तो जीएसटी के अंदर और सर्विस चार्जेस के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी कटौती करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल सकती है। मान लीजिए अगर 1 रुपया पेट्रोल पे डीजल सरकार कम करती है और 1 रुपया अगर राज्य सरकारें कम करती है, तो कहीं ना कहीं 2 रुपये का असर पड़ेगा, और 2 रुपये की जो बचत होगी वो कहीं ना कहीं जनता की जेब पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और उसका कहीं ना कहीं उनको जनता को फायदा भी होता नजर आएगा। मगर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाई चली जा रही है और केंद्र सरकार अपना जीएसटी चार्जिंग और सर्विस चार्जिंग देती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं है। मगर राहत के लिए जनता बिल्कुल परेशान है, और कहीं ना कहीं सरकारों को उम्मीद भी कर रही है कि आने वाले समय के राहत मिल सके, मगर अभी लगता नहीं है। जिस तरीके से निरंतर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। जी, राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जनता परेशान है, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में जो विपक्ष है हमारा वो क्या कर रहा है? क्या जनता की इस आवाज को उठा पा रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस निरंतर महंगाई की जो मार है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहरा रही है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो भाजपा को जिम्मेवार ठहरा रही है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा जो है यानी केंद्र सरकार अभी तक पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर से चुनाव का समय भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश करेंगी, और देखना होगा कि ये मुद्दे भुलाने के साथ साथ कितनी जनता को राहत मिल सकती है। जी, आम आदमी जिस तरीके से लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, क्या लग रहा है कि अगर सही तरीके से दबाव बने तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी दाम कम करने को लेकर, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या खाद्य सामग्रियों पर जो रेट बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की बात हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, अगर विपक्ष लगातार भूमिका निभाता है यानी कि दबाव बनाता है केंद्र सरकार के ऊपर, तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम जो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कम कर सकती है। मगर अभी तक सरकार के ऊपर ऐसा विपक्ष का कोई भी दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है जिससे केंद्र सरकार जो है वो अपना पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सके। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार खबरों के लिए देखते रहे एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।